जैसे आप मोल्डिंग, हाँ मोल्डिंग मोल्डिंग शॉप का अगर आप मैनेजर हैं तो आपको क्या ध्यान देना है, क्या क्या चीज़ का ध्यान देना है, पहले वो बेसिक चीज़ हम आपको बता रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना, जैसे एज ए मोल्डिंग मैनेजर आपको टारगेट दे दिया जाएगा। अगर आपका हाई प्रेशर मोल्डिंग लाइन है, ज्वाइन कर रहा हाँ, एज ए मोल्डिंग लाइन इंचार्ज आपको टारगेट दे दिया जाएगा। जब सपोज करो कोई सा भी मोल्डिंग लाइन है, हाई प्रेशर मोल्डिंग लाइन है या मैनुअल मोल्डिंग है, तो आपका टारगेट दे दिया गया कि आपको 200 ये आइटम बनाना है, 200 ब्लॉक बनाना है, 200 हेड का कास्टिंग बनाना है, 100 गियर केस बनाना है। तो उस हिसाब से आपको क्या करना है, आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा सारा डिपार्टमेंट के साथ में, है ना। आप केवल अगर सपोज करो आप मोल्ड बना दिए सिलेंडर ब्लॉक का आप मोल्ड बना दिए और मेल्टिंग के साथ कोऑर्डिनेट नहीं किया, मेल्ट प्रिपेयर कर दिया वो सिलेंडर हेड का, सबका तो कंपोजिशन अलग रहेगा आइटम वाइज, है ना। और कोर शॉप से आप अगर कोऑर्डिनेट नहीं किए तो कोर शॉप वाला कोर भेज दिया आपका गियर केस का। इन दैट केस क्या होगा, आपका मोल्डिंग लाइन भी बंद हो जाएगी, मेल्टिंग शॉप भी बंद हो जाएगा, कोर शॉप भी बंद हो जाएगा। क्योंकि कोर शॉप का अपना सारा शॉप का अपना अपना कैपेसिटी होता है, स्टोरेज कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी, सारा कैपेसिटी होता है। अगर कोर शॉप ने गियर केस का कोर बना के आपको दे दी तो सारा ट्रॉली और स्टोरेज एरिया उसका एंगेज हो गया। आपके पास मोल्ड बना हुआ है रेडी सिलेंडर ब्लॉक का, मेल्ट है सिलेंडर हेड का, क्या क्या हो रहा है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है किसी भी कंपनी में, कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट के साथ में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। तो आपका प्रोसेस फ्लो आपको मालूम मालूम है, सबको ही मालूम होगा फाउंड्री कास्टिंग का प्रोसेस फ्लो क्या है। कोर शॉप में जो कोर बना के देता है, जो कोर शॉप का जो फोटो है रियल फोटो है, जो हम यहाँ पे दिखाए स्लाइड नंबर 7 में, ये रियल फोटो है टाटा मोटर्स का लोरा मंडी एरिया का, है ना। तो यहाँ पे हम आपको डिस्कस नहीं कर रहे क्या चीज, पैटर्न और मेथडिंग। यहाँ पे डायरेक्ट आपका डिस्कस करें, सपोज कर लिया कि पैटर्न बना के आपको रेडी है आपका, जो आपका मतलब रनिंग फाउंड्री को हम कंसिडर करके चल रहे हैं, उसमें आपका प्रोसेस फ्लो क्या होगा। ठीक है, हम लोग डिजाइनिंग फेज को यहाँ पे स्किप कर रहे हैं, पैटर्न और मेथडिंग को स्किप करके चल रहे हैं। ठीक है, कोर्स ऑफ में क्या किया, कोर मेकिंग किया, कोर बनाया, मेल्टिंग शॉप में मेल्ट प्रिपेयर किया, मोल्डिंग शॉप में मोल्ड प्रिपेयर किया, मोल्ड प्रिपरेशन किया। कोर मेकिंग प्रोसेस हम आपको बता चुके हैं, मोल्ड मोल्ड मेकिंग प्रोसेस आज हम डिटेल में बताएंगे सारा प्रोसेस, है ना। अब कोर शॉप से जो कोर आया उसको क्या करेंगे, मोल्ड में सेट करेंगे, उसके बाद ही मोल्ड क्लोज होगा। मोल्ड जब क्लोज हो गया उसके बाद जो मेल्ट मेल्ट प्रिपरेशन हुआ उसका पोरिंग करेंगे मोल्ड में। ठीक है ना, पोरिंग करने के बाद में कूलिंग के बाद में ब्लैक कास्टिंग निकलेगा, उसको क्लीन करके फिनिश कास्टिंग। यहाँ पे जो कास्टिंग का जो पिक्चर दिया हुआ है ये रियल पिक्चर है इसका, सिलेंडर ब्लॉक का, ट्रक में जो सिलेंडर ब्लॉक लगता है उसका पिक्चर है। ये प्रोसेस फ्लो हो गया। तो आपको करना क्या है, एज ए मोल्डिंग लाइन इंचार्ज आपको कोऑर्डिनेशन किसके साथ रखना है, कोर शॉप इंचार्ज के साथ में, मेल्टिंग शॉप इंचार्ज के साथ में। ठीक है ना, इन दोनों के साथ में कोऑर्डिनेट करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका जो टारगेट है उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे आप, है ना। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाई प्रेशर मोल्डिंग लाइन पहले, है ना। हाई प्रेशर मोल्डिंग लाइन होता क्या है, हाई प्रेशर मोल्डिंग लाइन क्या है, हाई प्रेशर से क्या समझ रहे हैं, कोई बताइए। हाई प्रेशर मोल्डिंग लाइन मतलब क्या है,
इसका डेफिनेशन है कि जब कॉम्पैक्शन प्रेशर जो है मोर देन 100 psi रहेगा, उस कंडीशन में उस लाइन को हम लोग हाई प्रेशर मोल्डिंग लाइन बोलेंगे, ठीक है ना। हाई प्रेशर मोल्डिंग लाइन बोल सकते हैं, हाई प्रेशर स्क्यूज मोल्डिंग बोलते हैं, या हाई डेंसिटी मोल्डिंग बोलते हैं, ठीक है ना। अलग अलग नाम से उसको बुलाते हैं, ठीक है। तो इसका एएफएस डेफिनेशन क्या है? इफ द कॉम्पैक्शन प्रेशर इज मोर देन 100 psi, देन इट इज कॉल्ड हाई प्रेशर मोल्डिंग लाइन। हाई प्रेशर मोल्डिंग लाइन जो है इसमें हम लोग ग्रीन सैंड का यूज करते हैं, ठीक है ना। ग्रीन सैंड में तो सिलिका सैंड है, मॉइस्चर है उसमें। तो सैंड प्रिपरेशन कैसे करेंगे उसका? सैंड प्रिपरेशन के लिए हम लोग सिलिका सैंड लेंगे। सिलिका सैंड अराउंड 85% सिलिका सैंड लेंगे, ठीक है ना। और बाइंडर इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? कैल्शियम बेंटोनाइट। दो तरह का बेंटोनाइट होता है, एक सोडियम बेस्ड बेंटोनाइट और एक कैल्शियम बेस्ड बेंटोनाइट, ठीक है ना। तो कैल्शियम बेस्ड बेंटोनाइट जो है सुपीरियर है प्रॉपर्टीज में एज पर कंपेयर ऑफ सोडियम बेस्ड बेंटोनाइट। क्यों सुपीरियर है वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। वाटर एडिशन करते हैं और कोल्ड डस्ट मिलाते हैं, ठीक है। तो मिक्सर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सैंड मिक्स प्रिपरेशन करते हैं। मोल्डिंग का प्रोसेस सेम है, इसमें सैंड मिक्स प्रिपरेशन करते हैं। सैंड मिक्स के लिए क्या किया? सिलिका सैंड लिया। अब सिलिका सैंड जो है, इसका सिलिका सैंड और आपका कोर मेकिंग का जो सिलिका सैंड है, दोनों में डिफरेंस केवल साइज का है, ठीक है ना। मोल्डिंग सैंड जो है थोड़ा फाइन रहता है एज पर कंपेयर कोर सैंड का, ठीक है ना। तो सैंड लिया 85%, रिटर्न सैंड लेते, 15% अप्रोक्स न्यू सैंड लेते हैं, या वर्जिन सैंड बोलते हैं उसको, न्यू सैंड लेते हैं, ठीक है ना। जैसे टाटा मोटर्स का जो फाउंड्री है, यहाँ पे 3000 केजी का मिक्सर है, कैपेसिटी है उसका 3000 केजी, है ना। एक बैच हम लोग 3000 केजी का बनाते हैं। तो उसमें जो है 2750 केजी हम लोग रिटर्न सैंड यूज करते हैं, ओनली 250 केजी न्यू सैंड यूज करते हैं, ठीक है ना। और रिटर्न सैंड भी डिपेंड करता है। अब रिटर्न सैंड जो आपका आता है वो डिपेंड करता है प्रॉपर्टीज उसमें क्या क्या है। जैसे आप सिलेंडर ब्लॉक का रिटर्न सैंड आ रहा है, तो सिलेंडर ब्लॉक में ऑलरेडी हम लोग बेंटोनाइट ज्यादा मिलाते हैं, ठीक है ना। क्यों? ब्लॉक का कास्टिंग जो है काफी क्रिटिकल कास्टिंग होता है, तो उसमें बेंटोनाइट बाइंडर वगैरह इसका ये परसेंटेज ज्यादा होता है। तो सिलेंडर ब्लॉक के बाद में जो आइटम हम लोग लेंगे, जैसे सिलेंडर हेड लिया या गियर केस लिया, तो उसमें उसके ही कंपैरिजन में जो है थोड़ा कम बेंटोनाइट मिलाएंगे, है ना। तो ये जो है यहाँ पे टाटा मोटर्स में क्या है, यहाँ पे सैंड मल्टी कंट्रोलर बोलते हैं, एसएमसी, सैंड मल्टी कंट्रोलर। सैंड मल्टी कंट्रोलर एक पीएलसी बेस्ड सिस्टम है। इसमें जो है सारा डिस्प्ले में दिखता है, बेंटोनाइट कितना परसेंट है, वाटर कितना परसेंट है, रिटर्न सैंड में वाटर कितना परसेंट आया है, मॉइस्चर कितना है, रिटर्न सैंड का टेम्परेचर कितना है, ये सारा पैरामीटर जो है ये करता है। तो सैंड लिए, सैंड के बाद में उसमें बाइंडर कैल्शियम बेस्ड बेंटोनाइट मिलाए, वाटर ऐड किए और कोल्ड डस्ट मिला के सैंड मिक्स प्रिपेयर करते हैं। इसका जो और जो सैंड का जो प्रॉपर्टीज रहता है, ग्रीन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं, परमेबिलिटी चेक करते हैं और मोल्ड हार्डनेस चेक करते हैं। मोल्ड हार्डनेस जनरली 85 टू 90 रहता है, परमेबिलिटी 70 टू 90, है ना। आपका कैल्शियम बेस्ड बेंटोनाइट जो है और सोडियम बेस्ड बेंटोनाइट, इसमें डिफरेंस क्या है? वेज लेंथ होता है, ठीक है ना। इसका कैल्शियम बेस्ड बेंटोनाइट का 12 एंगस्ट्रॉन्ग है और सोडियम बेस्ड बेंटोनाइट का 9 एंगस्ट्रॉन्ग है। एक्चुअली क्या होता है, जब कॉम्पैक्शन करते हैं मोल्डिंग सैंड का, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो वेज लेंथ है वो कैल्शियम बेस्ड बेंटोनाइट में ज्यादा होता है, कैल्शियम बेस्ड बेंटोनाइट की अपेक्षा। तो इसमें क्या होगा, ग्रीन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वैल्यू जो है ज्यादा आएगा। अगर कैल्शियम बेस्ड बेंटोनाइट हम लोग यूज करेंगे, तो उसमें हम लोग को ग्रीन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का वैल्यू ज्यादा मिलेगा एज पर कंपेयर सोडियम बेस्ड बेंटोनाइट, ठीक है। तो सैंड प्रिपरेशन करने के बाद में क्या है, जैसे हाई प्रेशर मोल्डिंग लाइन है, ठीक है ना। अब हाई प्रेशर मोल्डिंग लाइन में दो तीन तरह का है। सिंगल मोल्डिंग मशीन वाला है, सिंगल बॉक्स मोल्डिंग मशीन है, मल्टीपल मल्टीपल बॉक्स मोल्डिंग मशीन है, या सेपरेट मोल्डिंग मशीन है, ठीक है ना। तो मोल्डिंग मशीन आप कौन सा तरह का रखे हुए हैं? सिंगल बॉक्स अगर है तो उसमें क्या होगा,
एक बॉक्स जो है मशीन में एक बार में माउंट होगा, और ड्रैग और कोप जो पार्ट होता है दोनों को अलग अलग बनाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में एक जॉइंटिंग अलग, मतलब प्लेटफॉर्म होता है। जैसे टाटा मोटर्स में क्या है, सिंगल बॉक्स मोल्डिंग मशीन है ना, एक बॉक्स उसमें माउंट है। तो उसमें क्या किया, ड्रैग और कोप का पैटर्न अलग अलग माउंट है, ठीक है ना। पहले ड्रैग मोल्ड बनाया, फिर कोप मोल्ड बनाया, उसके बाद में ड्रैग अलग कन्वेयर से आगे आएगा, कोप अलग कन्वेयर से आगे आएगा। ड्रैग मतलब दो लाइन हो जाता है, मोल्डिंग मशीन है, वहां पे ड्रैग और कोप दोनों मोल्ड अलग अलग बना, दोनों पैरेलल लाइन रहता है, कन्वेयर है, दोनों पैरेलल कन्वेयर है। एक कन्वेयर पे जाएगा आपका कोप मोल्ड, एक कन्वेयर में जाएगा आपका ड्रैग मोल्ड, ठीक है ना। तो ड्रैग मोल्ड जो जा रहा है उसी में सारा कोर को असेंबल करते हैं। ड्रैग मोल्ड गया बना, उसके बाद में उसमें क्या करेंगे, वॉश स्प्रे करेंगे। वॉश का स्प्रे किया, ग्रेफाइट वॉश का स्प्रे करते हैं उसमें। ग्रेफाइट वॉश का स्प्रे करने के लिए उसमें जो मॉइस्चर आता है, तो मॉइस्चर के लिए उसमें क्या करते हैं, आपका बर्नर रहता है, उससे आग जलाते हैं मोल्ड में, उसको ड्राई करते हैं, आग जला के ड्राई करते हैं। जैसे बर्नर हवा का लाइन होता है ना, वैसे ही बर्नर रहता है इसका। गैस 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 से जलता है वो, है ना। तो उसको मोल्ड को पूरा बर्न करते हैं, उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको खत्म करते हैं। उसके बाद वो कन्वेयर पे मोल्ड आगे जाएगा, डिफरेंट कोर्स उसमें असेंबल करेंगे। जैसे पहले बेस कोर असेंबल किया, उसके चारों तरफ, मोल्ड के चारों तरफ जो है क्ले लगाते हैं, है ना। क्ले लगाने के बाद में उसको कोर असेंबल किया, चैपलेट्स लगाया, सारा प्रोसेस ड्रैग में किया। ड्रैग में सारा कोर असेंबल करने के बाद में एक स्टेशन आगे आएगा, कोप मोल्ड जो है उस पर बैठ जाएगा, ड्रैग और कोप दोनों क्लोज हो जाएगा। क्लोज होने के बाद में क्या करते हैं, पियर्सिंग करते हैं। पियर्सिंग रॉड लगा रहता है, टाटा मोटर्स का हम लाइन के डिस्कस कर रहे हैं जस्ट। पियर्सिंग रॉड रहता है, तो पियर्सिंग करते हैं उसमें, मतलब वेंटिंग के लिए, जो कि जब मोल्ड आपका जब इसमें मेटल पोर करेंगे तो गैस जनरेट होगा उसके अंदर, वो वेंटिंग के थ्रू जो है गैस बाहर निकल जाएगा। तो जो पियर्सिंग करने के बाद में मोल्ड जो हो जाएगा प्रेस पोर के पास। एक्चुअली दो तरह का पोरिंग होता है, लेडल पोरिंग और प्रेस ऑटोमेटिक पोरिंग। लेडल पोरिंग मैनुअल पोरिंग है, टाटा मोटर्स में अभी नहीं हो रहा है, बहुत सा कंपनी में आपको लेडल पोरिंग मिलेगा। यहाँ पे प्रेस पोर है। प्रेस पोर मतलब प्रेशर के थ्रू एक नोजल रहता है, एक पूरा टैंक रहता है, फर्नेस है, वो भी एक तरह का फर्नेस है। फर्नेस है और उसमें जो है मेटल भरा हुआ है, उसका टेम्परेचर, और उसमें भी कॉइल वगैरह लगा हुआ है, टेम्परेचर उसमें मेंटेन रखते हैं, ठीक है ना। तो उसमें प्रेशर के थ्रू मोल्ड में पोरिंग होता है, सेंसर लगा हुआ है। जैसे ही सेंसर सेंस करेगा मोल्ड का, राइजर तक मेटल आ जाएगा, तो पोरिंग का गेट वाला ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक पोरिंग होता है टाटा मोटर्स में। पोरिंग करने के बाद में क्या करेंगे, मोल्ड कंटिन्यू उसी कन्वेयर पे आगे चला जाएगा, कूलिंग होगा, कूलिंग के बाद में सेक आउट में जाएगा, वहां पे कास्ट मोल्ड को ब्रेक करते हैं। सर चोकिंग का क्या कहते हैं, पॉसिबिलिटी नहीं बढ़ता है उससे? चोकिंग आपका होता है इसमें, जो प्रेस पोर का जो नोजल होता है ना, प्रेस पोर का जो नोजल होता है वो चोक होता है, यस सर। फ्रीक्वेंटली चोक होता है, ऑक्सीलांसिंग करके उसको क्लीन करते हैं, फ्रीक्वेंटली चोक होता ऑक्सीलांसिंग? है। हाँ हाँ। ऑक्सीलांसिंग क्या होती है सर? ऑक्सीजन ऑक्सीजन से कटिंग प्रोसेस है। जैसे मेटल जब कहीं पे जम जाता है ना, तो ऑक्सीजन का यूज करके वो कटिंग प्रोसेस है, हीट के थ्रू वो काट के निकालते हैं उसको, ओके सर। ठीक है ना, उसको क्लीन करते हैं। नोजल को वीकली नोजल चेंज होता है, और बीच में भी हम लोग कई प्रॉब्लम फेस करते हैं, बीच में वो चोक हो जाता है नोजल उसका, तो उसको क्लीन करना पड़ता है। जब क्लीन करेंगे तो उसमें 1-2 घंटा टाइम जाता है, ठीक है ना। जैसे कंटिन्यूअस पोरिंग हो रहा है तो चोकिंग का चांस कम रहता है। अगर 1 घंटा 2 घंटा मोल्डिंग लाइन ब्रेक डाउन हो गया कुछ, ठीक है ना, उस टाइम में क्या होता है, उस टाइम में यहाँ पे मैनुअली क्या करते हैं, जो उसका नोजल है ना प्रेस पोर का, जब 2 घंटा मोल्डिंग लाइन ब्रेक डाउन है तो प्रेस पोर का नोजल को ये लोग पहले से क्लीन करके रखता है, जिससे कि उसमें जो मुंह के उस पे, उसके मुंह पे जो मेटल लगा रहता है वो जम न जाए, उसको पहले से क्लीन करके रखता है। और टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, इसलिए चांसेस थोड़ा कम रहता है सोलिडिफिकेशन का, क्योंकि टेम्परेचर उसका भी 1400 डिग्री मेंटेन करके रखते हैं, समझ रहे ना। चांसेस कम रहता है लेकिन चोक होता है, चोकिंग ओके। है इसमें, है ना। तो उसके बाद में जो है यहाँ पर रोबोट, जो आपका कास्टिंग, ब्लैक कास्टिंग निकलता है, वहाँ पे मोल्ड को ब्रेक करते हैं। मोल्ड को ब्रेक करने के बाद में जो रिटर्न सेंड है, वो कन्वेयर के थ्रू, जो कास्टिंग है, कास्टिंग को उठा के एक कन्वेयर पर रखता है, पहले वाइब्रेटर पर रखता है, वाइब्रेटर होता है उसको सेक आउट बोलते हैं, ठीक है ना। वाइब्रेटर पर सारा कास्टिंग रखा जाता है, वहाँ पे क्या है ना,
मैकेनिकल वाइब्रेटर है, वो वाइब्रेट होता है, कास्टिंग एक दूसरे से टकराता है। तो उसमें क्या है, जितना सैंड उसमें कास्टिंग में लगा रहता है मैक्सिमम बड़ा बड़ा, वो सब वहाँ वाइब्रेटर पर टूट जाता है, उसमें सीब रहता है, नीचे जाली रहता है, सैंड टूट के नीचे गिर जाता है, कास्टिंग ऊपर वाइब्रेटर पर रह जाता है। फिर वाइब्रेटर से कास्टिंग को टैकल और हॉइस्ट के थ्रू उठा के जो है कन्वेयर पर रखते हैं। कन्वेयर से कूलिंग कन्वेयर है, और सीधा कन्वेयर यहाँ टाटा मोटर्स में जो है डिस्पैच में चला गया, फेटलिंग में, जहाँ पे कास्टिंग क्लीन करते हैं, ठीक है ना। ये प्रोसेस है टाटा मोटर्स का, मोल्डिंग प्रोसेस है ना। फिर फेटलिंग में जाके वो लोग क्लीन करता है कास्टिंग को। ये टाटा मोटर्स का मोल्डिंग लाइन का पूरा प्रोसेस था, आपको जो हम वही डिस्कस किए। और भी मोल्डिंग का बहुत सारा प्रोसेस है। अदर कास्टिंग प्रोसेस में आपका सेल मोल्डिंग, जैसे स्लाइड में आप देख रहे हैं, सेल मोल्डिंग है, एक्सपेंडेड पॉलिस्टर मोल्ड प्रोसेस है, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग है, प्लास्टर मोल्ड कास्टिंग है ना, सेरेमिक मोल्डिंग है, परमानेंट मोल्डिंग कास्टिंग है, ग्रेविटी डाई कास्टिंग है, प्रेशर डाई कास्टिंग है, कंटिन्यूअस कास्टिंग है, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग है, सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग और वैक्यूम कास्टिंग है। वैक्यूम कास्टिंग का यूज अभी जो है आपका क्रिसेंट फाउंड्री है बड़ौदा और हावड़ा में, वहाँ पे वैक्यूम कास्टिंग यूज कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस है हम लोग का सेल मोल्डिंग। क्या होता है, सेल कोर प्रोसेस बताए थे ना, सेल कोर प्रोसेस जो हम आपको डिस्कस किए थे कोर बनाने का, सेल कोर प्रोसेस सेम है यहाँ पे मोल्डिंग प्रोसेस। इसमें क्या करते हैं, देखो स्लाइड में आपको दिख रहा होगा, सैंड प्रिपरेशन सेम करेंगे जैसा आप जो है सेल इसमें किए थे, सेल कोर में मेकिंग प्रोसेस में किए थे, सेम थर्मोसेटिंग रेजिन यूज करके सेम जो है सैंड प्रिपरेशन करेंगे। उसके बाद में देखिए इसमें पहला क्या है, कोप और ड्रैग जो मेटल पैटर्न जो आपका रहेगा, मेटेलिक पैटर्न रहेगा, उसको पहले हीट करते हैं, है ना, 400-500 डिग्री टेम्परेचर पर उसको हीट करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो आपका सैंड मिक्स प्रिपरेशन की सैंड मिक्स आज हम दोबारा से नहीं बताएंगे, वो सैंड मिक्स आपका सेल मोल्डिंग सेल कोर मेकिंग में बता चुके, हॉट बॉक्स प्रोसेस में जो बताए थे ना, सेम सैंड यूज करते हैं। उस सैंड को क्या करते हैं, कंटेनर में एक बॉक्स में फिल करते हैं, बॉक्स में सैंड भरा हुआ है, और हमारा जो पैटर्न कोप और मोल्ड का पैटर्न है उसको प्रीहीट करते हैं। प्रीहीट करने के बाद में जो बॉक्स में सैंड है उसमें जो है पैटर्न को हैंग कर देते हैं। हैंग कैसे करते हैं, टाई अप सी बोल्ट रहता है, सी बोल्ट से जो है टाई अप टाइट कर देते हैं ऊपर में, ठीक है ना। उसके बाद में क्या करेंगे, जो बॉक्स है, बॉक्स को क्रेन की सहायता से पलट देते हैं, ठीक है। ये देखो सेकंड दूसरा स्लाइड में दिखाया गया है। स्टेप टू क्या है, बॉक्स इज इन्वर्टेड सो दैट सैंड एंड रेजिन फॉल ऑन टू द हॉट पैटर्न। जब बॉक्स को हम पलट ऊपर का नीचे कर देंगे, पहले क्या था, ऊपर में क्या था आपका पैटर्न जो है प्री हीटेड पैटर्न है, उसको सी क्लैंप से टाइट कर दिए बॉक्स के साथ में। उसके बाद में पूरा बॉक्स को जो है क्रेन का सहायता से पलट दिया, उल्टा कर दिया। जब उल्टा करेंगे तो क्या होगा, जो सैंड बॉक्स में भरा था वो आपका पैटर्न के ऊपर जाएगा। पैटर्न के ऊपर जैसे ही सैंड जाएगा तो जैसे, और उसको कम से कम 5 से 6 सेकेंड, ठीक है ना, 5 से 6 सेकेंड तक उसको हिलना नहीं देंगे। एक बार जो पलट दिए तो उसके बाद उसको हिलना नहीं, हिलने से रोकना है। मतलब ऐसा नहीं कि एक बार आप बहुत ज्यादा मूवमेंट कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, प्रीहीटेड आपका पैटर्न है, हीट के कांटेक्ट में आके आपका सेल सैंड का क्या प्रॉपर्टी है, थर्मोसेटिंग रेजिन है, रेजिन जो है वो जैसे ही हीट के कांटेक्ट में आएगा वो सेल फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा, मतलब क्यूरिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब उसके बाद में क्या करते हैं, बॉक्स को फिर से पलट देते हैं, इसमें करीब 5 से 6 मिनट का टाइम देते हैं। उसके बाद में बॉक्स को फिर जैसा था वैसा रख देते हैं। उसके बाद में इसमें क्या होगा कंडीशन में, जो सेल फॉर्मेशन है, जो पैटर्न के चारों तरफ एक लेयर बन जाएगा सैंड का, पैटर्न के चारों तरफ सैंड का एक लेयर बन जाएगा, उसको बोलते हैं सेल। सेल इसमें कोर में और इसमें डिफरेंस क्या है, ये टोटली हार्ड रहता है, और कोर जो बनाते हैं उसमें अंदर में जो रहता है लूसेंट रहता है, बाहरी केवल सेल फॉर्मेशन होता है, 20 से 25 सेंटीमीटर मिलीमीटर में सेल फॉर्मेशन होता है।
इसमें बहुत ज्यादा थिकनेस नहीं होता है मोल्ड, ये वाला मोल्ड में। इसमें पैटर्न के ऊपर में जो है, पैटर्न को जैसे ही प्रीहीटेड पैटर्न है उस पर जैसे ही सेंड सेंड के उसमें कांटेक्ट में लाएंगे, वो एक लेयर बना लेगा, मतलब उसको सेल बोलते हैं। फोर्थ स्टेप क्या है, सेंड सेल इज हीटेड इन, उसके बाद में जो सेल बन के निकल गया आप देख रहे हैं, पैटर्न आपका नीचे रह गया, वो जो सेल फॉर्मेशन जो हुआ वो मोल्ड, वो आपका मोल्ड बाहर आ गया निकल के, ठीक है ना। इसके बाद में जो मोल्ड बाहर आया इसको प्री हीट करते हैं। एक बार सेल मोल्डिंग में कोई पूछे थे, जब हम लोग सेल सेल कोर मेकिंग प्रोसेस पढ़ा रहे थे, तो ये क्वेश्चन किए थे, सर इसको हीट नहीं करते हैं क्या? तो कोर बनाने में हम लोग, क्योंकि कोर्स का थिकनेस बहुत ज्यादा रहता है, उसको बनने के बाद में हीट नहीं करते, लेकिन मोल्ड जब बनाएंगे सेल मोल्डिंग प्रोसेस में तब इसको हीट करेंगे। तो इसको मोल्ड को बाहर ले लेते हैं पैटर्न से, उसके बाद में ओवन में रख देते हैं। जैसे ओवन बनाया हुआ फिगर नंबर 4 दिया है, इसमें ओवन दिया हुआ है। ओवन में रखने के बाद में क्या करते हैं, दोनों सेपरेट बनेगा आपका कोप और ड्रैग का, दोनों अलग अलग बनेगा। अब दोनों हाफ को हम लोग ना, टू हाफ्स ऑफ द सेल मोल्ड आर असेंबल्ड। असेंबल्ड कैसे करेंगे, सी बोल्ट लगाएंगे नीचे में, ठीक है ना, नीचे में एक सी बोल्ट देंगे, और चारों तरफ से उसका सैंड पैक कर देंगे। नीचे में उसको एकदम बराबर, एकदम जीरो जीरो पार्टिंग लाइन, मतलब मिसमैच नहीं होना चाहिए बराबर। जब ओवन से निकालने के बाद में उसको मोल्ड को, उसको पार्टिंग लाइन एकदम मिसमैच नहीं होना चाहिए, पार्टिंग लाइन मिला के और सी बोल्ट से टाइट कर देंगे या टाई रोड से टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद में जो मोल्ड है, जो बॉक्स है, उसके चारों तरफ सेंड सेंड को जो है ये कर देंगे, जिससे कि जो जब पोरिंग करेंगे तो आपका हिले ना, गैप न क्रिएट हो। उसके बाद में जैसा आप इसमें फिगर नंबर 6 देख रहे हैं, ये बॉक्स है। बॉक्स में क्या है, चारों तरफ से सैंड भर दिया गया, नीचे में सीक्लम्प लगाया हुआ, दोनों ये कोप और ड्रैग दोनों है। उसके बाद में ऊपर से जो जो दिख रहा है ना मेटल, जो गैप दिख रहा है, वो पोरिंग स्क्रू का काम करता है, ठीक है ना। वो उसका डिजाइन ही ऐसा होता है, पोरिंग स्क्रू वगैरह सब इसी में एक साथ लगा रहता है, इसमें कोई अलग सा राइजर वगैरह देने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद में इसमें मेटल पोर कर देते हैं। ये भी उसके हाई बाद प्रेशर से होता है सर? नहीं नहीं, मैनुअल है। ये मैनुअल, ओके। मैनुअल है, मैनुअल है, इसमें हाई प्रेशर नहीं, मैनुअल है वो। सेल मोल्डिंग जो है मैनुअल है। उसके बाद में कूलिंग कर, बाकी सारा प्रोसेस सेम है। मोल्ड को ब्रेक करेंगे, कूलिंग करने के बाद में, ब्रेक करने के बाद में कास्टिंग बाहर निकाल लेंगे, कास्टिंग निकाल के जो स्क्रू है उसको कट करके अलग कर देंगे, और उसके बाद में कास्टिंग को क्लीन कर देंगे। एडवांटेज क्या है इसका सेल मोल्डिंग का, इसका सरफेस फिनिश जो है बहुत अच्छा रहता है, डायमेंशनल एक्यूरेसी अच्छा है इसका। इसमें जो है अगर सेल मोल्डिंग से हम लोग कास्टिंग बनाए हैं तो जनरली मशीनिंग का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता है। और मोल्ड कोलेप्सिबिलिटी जो है, क्या है आपका सैंड तो लूज सैंड है ना, चारों तरफ जो पैक था कोलेप्सिबल, तो इसमें क्या होता है आपका चांसेस एकदम नहीं है, कास्टिंग जो क्रैक नहीं होगा। ग्रीन सैंड मोल्डिंग से जो आप कास्टिंग बनाते हैं उसमें क्या है, वाइब्रेटर पे पूरा हिला, उसको क्लीन करने के लिए, सैंड क्लीन करने के लिए वाइब्रेटर पर कास्टिंग एक दूसरे से टकराता है, उसमें क्रैक करने का चांसेस बढ़ता है। इसमें कास्टिंग क्रैक का चांसेस नहीं है, और मास प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं इसको। डिसएडवांटेज क्या है, मेटेलिक पैटर्न जो है कॉस्टली होता है, और इसलिए जब अब क्या है ना, इसमें मेटेलिक पैटर्न का ही यूज कर सकते हैं, अदर पैटर्न मटेरियल का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसको 400 टू 500 डिग्री टेम्परेचर पे हीट करना पड़ता है। तो मेटेलिक पैटर्न का ही यूज करेंगे, इसलिए जो अगर बहुत कम कास्टिंग बनाना होगा, 8 10 15 20 कास्टिंग बनाना है, उस कंडीशन में सेल मोल्डिंग में हम लोग नहीं जाएंगे, ग्रीन सेल मोल्डिंग में जाएंगे, ठीक है ना। सेल मोल्डिंग और मास प्रोडक्शन है तभी यूज करेंगे। तीसरा इसका डिसएडवांटेज है जो कि हम लिखे नहीं है इसमें, इसका डिसएडवांटेज है कि इसमें फ्यूम्स बहुत जनरेट होता है, ठीक है ना, फ्यूम्स। अब जो रेजिन जब मेटल के कांटेक्ट में आएगा तो रेजिन बर्न करता है, तो उसमें क्या फ्यूम्स निकलता है ना, जो कि आपका स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसीलिए फाउंड्री में जो मास्क वगैरह लगा के पीपी का यूज करके लोग काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस जो है हम लोग का एक्सपेंडेड पॉलिस्टरीन प्रोसेस।
सेल मोल्डिंग में किसी को कुछ पूछना तो पूछिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेल मोल्डिंग, ग्रीन सैंड मोल्डिंग, इसमें किसी को कुछ क्वेश्चन है पूछिए। उसके बाद हम लोग एक्सपेंडेड पॉलीस्टीरीन प्रोसेस बताते हैं। मेन चीज है आपका, देखो कोई भी प्रोसेस किसी भी कंपनी में आप लोग काम करने जाएंगे तो प्रोसेस पैरामीटर वो सब आपको वहां मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है कि ये प्रोसेस हमको नहीं मालूम है, इसमें क्या होता होगा। बस एक बार कंपनी में आपको जाना है, उसके बाद क्या प्रोसेस वो लोग यूज कर रहा है, क्या पैरामीटर यूज कर रहा है, क्या कंपोजिशन यूज कर रहा है, वो जनरली थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा चेंजेबल नहीं है क्योंकि परमिशन नहीं देगा। अगर उन लोग का रिजेक्शन कंट्रोल है उस वो सारा कंपोजिशन में, तो उसी कंपोजिशन में आपको कास्टिंग बनाना है, ठीक है ना। तो कंपोजिशन और प्रोसेस जनरली आपका वो 2 से 4 दिन का काम है। आप कंपनी में जाएंगे काम करने, 2 से 4 दिन में आपको पता चल जाएगा कौन सा प्रोसेस यूज हो रहा है, क्या कंपोजिशन है। बस बिहेवियर आपको अपना सेट करना है, कैसे आपको काम करना है इंडस्ट्री में, आपका बिहेवियर क्या रहना चाहिए, आपका कोऑर्डिनेशन कौन सा डिपार्टमेंट से होना चाहिए। ये चीज जानना आपका बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सरवाइव करने के लिए। बहुत सा लोग क्या था, देखो आज के टाइम में इंडस्ट्री में ना आपको ढीला रहने से, लूज रहने से काम नहीं चलेगा। हम देख रहे हैं अभी निफ्टियंस जो टाटा मोटर्स में भी आ रहे हैं, कुछ कुछ लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और कुछ लोग जो है बोलना नहीं चाहिए, कुछ लोग ऐसा पता ही नहीं चलता कि हाँ ये लोग निफ्ट से पास हो क्या है क्या, मतलब बेसिक चीज नहीं मालूम है। सैंड क्या है, सैंड मतलब बेसिक बेसिक चीज जो है, बहुत ज्यादा प्रोसेस डिटेल में मालूम हो जरूरी नहीं है, वो प्रोसेस आप कंपनी में सीख जाओगे, बेसिक तो मालूम होना चाहिए। ट्रिमिंग क्यों करते हैं कोर का, कोर बनाते हैं ट्रिमिंग क्यों करते हैं, मोल्ड है मोल्ड में वाश क्यों लगाते हैं, वाश करने के बाद में मोल्ड को फायर क्यों करते, जलाते क्यों है मोल्ड को, तो मॉइस्चर हटाने के लिए, ठीक है ना। तो कुछ कुछ केस ऐसा है, बहुत सारे लोग, कुछ लोग है ऐसा जो बेसिक चीज भी नहीं जानता है। अभी जो खासकर अभी रिसेंटली जो आए हैं कुछ लोग और एंड स्टैंड की तरफ से ये प्रॉब्लम मिल रहा है हम लोग, है ना। और सेल मोल्डिंग हम आपको ऑलरेडी सेल कोर मेकिंग प्रोसेस में बताए थे, उसमें क्या क्या होता है ना। तो वही सब है। अगर बाइंडर, इसमें जो बाइंडर यूज करते हैं हम लोग थर्मोसेटिंग रेजिन सेल मोल्डिंग में, इसमें ये बताइए हार्डनर हम क्या बताए थे, हार्डनर क्या यूज करते हैं। सेल कोर सैंड या सेल मोल्डिंग सैंड जो प्रिपरेशन करते हैं उसमें बाइंडर क्या यूज करते हैं और हार्डनर क्या यूज करते हैं, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। तो हम पढ़ाने के बाद में ये नहीं लगना चाहिए सेल मोल्डिंग हम पढ़ा दिए, सेल कोर मेकिंग पढ़ा दिए और आपको पता नहीं है सैंड मिक्सिंग सैंड कोटिंग पता नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। अगर बेसिक चीज नहीं मालूम है कहीं पे भी तो एकदम पूछ सकते हो। देखिए बाइंडर इसमें क्या यूज करते हैं, जनरली टाटा मोटर्स में सेल मोल्डिंग नहीं होता, सेल कोर मेकिंग होता है, ठीक है ना। तो सेल कोर मेकिंग सेल मोल्डिंग दोनों का सैंड कोटिंग सेम है। बाइंडर हम आपको बताए थे, इसमें थर्मोसेटिंग रेजिन है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है ना। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड यूज करते हैं टाटा मोटर्स में, 4 to 4.5% रेजिन यूज करते हैं। इसका कंपोजिशन वैसे बोलोगे तो 3 to 7% तक है ना। 3% से लेके 7% तक आप यूज कर सकते हैं बाइंडर को, ठीक है। सेल मोल्डिंग या सेल कोर मेकिंग का जो सैंड कोटिंग करेंगे उसमें 3 to 7% तक आप जो है बाइंडर यूज कर सकते हैं। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड बाइंडर है। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला आपको पता होगा C6H5CHO, ठीक है, C6H5CHO। और इसका फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड का
प्रॉपर्टीज क्या होता है, 200 से 250 डिग्री टेम्परेचर पे ये मेल्ट कर जाता है। समझ रहे ना, आपको जो हम सैंड कोटिंग जो आपको बताए थे, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड का प्रॉपर्टी क्या है, ये 200 से 250 डिग्री टेम्परेचर जैसे ही रीच करेगा ये मेल्ट कर जाएगा रेजिन, ठीक है। और हार्डनर भी हम आपको बताए थे, हेक्सामिथाइल, हेक्सामिथाइलिन बोले थे ना, हेक्सामिथाइल टेट्रामीन, हेक्सामिथाइल टेट्रामीन, HMTA, HMTA, हेक्सामिथाइल टेट्रामीन। ये हार्डनर का यूज क्यों करते हैं, हार्डनर का परसेंटेज क्या रहेगा, 10 to 15% ऑफ द बाइंडर, 10 to 15% ऑफ द बाइंडर। बाइंडर कितना मिलाए हैं, 3 to 7% ऑफ द सैंड। सैंड कोटिंग कैसे किया इसका, सेल मोल्डिंग का, 3 to 7% ऑफ सैंड हम लोग बाइंडर ऐड किए। बाइंडर क्या था, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड। बाइंडर ऐड करने के बाद में उसमें हार्डनर मिलाएंगे 10 to 15% ऑफ द बाइंडर। अगर बाइंडर हम लोग 4% मिला, 200 केजी का सैंड मिक्स है, 200 केजी में सपोज करो 4% हम लोग बाइंडर मिलाए, हाँ, तो कितना केजी बाइंडर मिलाए, 4%, 8 केजी, ठीक है ना, 8 केजी बाइंडर मिलाए। बाइंडर मतलब फिनोल फॉर्मल्डिहाइड। अब 8 केजी बाइंडर का हार्डनर कितना मिलाएंगे, 10 to 15%। 8 केजी अगर बाइंडर मिलाए है, अगर हम 10% हार्डनर मिला रहे हैं, हार्डनर हार्डनर क्या है, हेक्सा मिथाइल टेट्रामीन, हेक्सा हेक्सा पाउडर बोलते हैं, डायरेक्ट हेक्सा पाउडर बोल दीजिए। तो हेक्सा पाउडर हम लोग 10% मिलाएंगे, किसका, बाइंडर का। बाइंडर 8 केजी है तो उसका 10% कितना हो गया, somebody is joining now। ठीक है, अगर 8 केजी बाइंडर था फिनोल फॉर्म, कोई सैंड मिक्स हम लोग 200 केजी का लिए, तो उसमें 200 केजी का सपोज करो 4% हम लोग बाइंडर यूज कर रहे हैं, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड, तो 8 केजी बाइंडर हो गया। अब हार्डनर कितना मिलाते हैं, 10 to 15% ऑफ द बाइंडर, तो हम मिनिमम ले ले रहे हैं 10% अगर हार्डनर मिलाएंगे, तो बाइंडर 8 केजी मिलाए थे, 8 केजी का 10% कितना हो गया, 800 ग्राम ना। आवाज आ रही है हमारी सबको, यस सर। हेलो, हाँ हाँ हाँ, तो 800 ग्राम जो है हार्डनर मिलाएंगे। हार्डनर क्या होता है, हार्डनर हम आपको बता चुके हैं, हेक्सा पाउडर होता है, हेक्सा पाउडर बोलते हैं, इंडस्ट्री में हेक्सा पाउडर बोलते हैं, उसका पूरा नाम है हेक्सा मिथाइल टेट्रामीन। ये क्या काम करता है, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाता है, ठीक है ना, हेक्सा पाउडर जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाता है। अब अगर कोटिंग सैंड का फ्लोबिलिटी बढ़ाना है, तो उसके लिए हम लोग रिलीज एजेंट भी यूज करते हैं, ठीक है ना। अब बाइंडर का बिहेवियर क्या, अगर बाइंडर को हीट करेंगे, हम बताए ना 200 से 250 डिग्री टेम्परेचर पर बाइंडर क्या करता है, मेल्ट कर जाता है। तो इसका टाइम और विस्कोसिटी का एक ग्राफ है, आप पढ़ना, टाइम और विस्कोसिटी का एक ग्राफ है। इसमें क्या होता है, सी एक आप जो बाई एक्सिस पे विस्कोसिटी ले लेते हैं और एक्स एक्सिस पे टाइम ले लेते हैं, ठीक है ना। एक्स एक्सिस पे टाइम है, बाई एक्सिस पे विस्कोसिटी है। उसके बाद ग्राफ इसका प्लॉट करते हैं। ग्राफ कैसा प्लॉट होगा, सी बनाएंगे, सी कैसा, लेफ्ट से राइट नहीं, एक्स बाई एक्सिस से स्टार्ट करेंगे और बाई पे खत्म करेंगे, समझ रहे ना, सी बनाते हैं, सी टाइप का ग्राफ प्लॉट होता है। तो इसमें आप देखेंगे जब टाइम कम था तो विस्कोसिटी, हीटिंग टाइम कम था तो विस्कोसिटी ज्यादा, एक इनिशियल टाइम से विस्कोसिटी से, जैसे इनिशियल जैसे 50 विस्कोसिटी है वहां से स्टार्ट किए, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, टेम्परेचर जैसे 250 डिग्री टेम्परेचर पर रखना है इसको हमको, जितना टाइम हम ज्यादा देते जाएंगे विस्कोसिटी उतना कम होता जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद फिर वाइस वर्सा है, रिवर्स होता है, 200 से 250 डिग्री टेम्परेचर पहुंचेगा, इसका क्या, इट मेल्ट्स एट 200 to 250 डिग्री initially start, and after achieving this 200 to 255 it turns to rubber state, समझ रहे ना।
ये जैसे ही 200 से 250 पे डिग्री टेम्परेचर पे पहुंचेगा उसके बाद फिर ये रबर स्टेट में आ जाता है। ये प्रॉपर्टीज है बाइंडर का, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड बाइंडर है, उसका ये प्रॉपर्टीज है। इनिशियली ये मेल्ट करना स्टार्ट करता है 200 डिग्री टेम्परेचर पे, और जैसे ही 250 डिग्री टेम्परेचर पहुंचता है ये फिर अपना रबर स्टेट ले लेता है। इसलिए इसका कर्व जो रहता है वो सी टाइप का रहता है, सी। ठीक है। इसमें इसका हम मैकेनिज्म आपको समझाते, लेकिन कैसे बताएंगे, समझा पाना मुश्किल है। फिगर बना के समझाते हैं कैसे काम करता है। और इसका बाकी इसका एडवांटेज हम बता चुके, सेल मोल्डिंग का वेरी गुड सरफेस फिनिश, हाई डायमेंशनल एक्यूरेसी, हाई रेट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इस कम के लिए है नहीं। लेस मटेरियल हैंडलिंग, बहुत ज़्यादा मटेरियल हैंडलिंग नहीं है इसमें। क्या केवल आपका नॉर्मल सेंट रहेगा जैसे पैक करते हैं, बाकी तो मेटेलिक पैटर्न है और एक ओवन चाहिए होता है। ठीक है। थिन सेक्शन अप टू 1.9 मिलीमीटर कैन बी कास्ट, और 3 mm तक का होल को भी इसमें कास्ट कर सकते हैं। हाई परमेबिलिटी है इसका, इसमें सरफेस चिलिंग का रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लीनिंग बहुत कम रिक्वायर पड़ता है इसमें, फेटलिंग में जो है क्लीनिंग का लेस क्लीनिंग रिक्वायर्ड है ना। और जिसका जो मोल्ड बनाते हैं, सेल्स बनाते हैं, इसको हम लोग 6 महीना तक स्टोर कर सकते हैं। जैसे कोर कोर प्रोसेस है उसमें हम लोग हॉट बॉक्स प्रोसेस में, सेल मोल्डिंग सेल कोर मेकिंग प्रोसेस में उसका कोर को 6 महीना तक यूज कर सकते हैं। इसलिए इसका भी बेंच लाइफ 6 मंथ तक है, उसको स्टोर कर सकते हैं बना के। हाँ, इसमें क्या होता है आपका और एडवांटेज क्या, अनस्किल्ड लेबर है वो भी इस काम को कर सकता है। इसमें आपको बताइए कहाँ पे स्किल का जरूरत है, कहीं पे स्किल का जरूरत है? कोई स्किल का जरूरत नहीं है आपका, बस पैरामीटर मालूम होना चाहिए। 500 डिग्री टेम्परेचर पर अगर हमको पैटर्न गर्म करना है तो 500 डिग्री टेम्परेचर पैटर्न में आ जाना चाहिए। उसके बाद में एक नॉर्मली कंटेनर में सैंड को फिल कर देते, सैंड मिक्स को, उसमें जो है पैटर्न जो है ऊपर कंटेनर ऊपर में पैटर्न माउंट कर देते हैं। उसके बाद में बॉक्स को इन्वर्ट कर देते हैं, तो जो पैटर्न जो गर्म है उसके कांटेक्ट में सैंड आता है, जो कि सैंड मिक्स सैंड कोटेड रेजिन कोटेड सैंड है, वो जो है 250 डिग्री पे मेल्ट करता है, और फिर 250 पे क्या होता है, रबर में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेल्ट कर, इसीलिए हम बोल रहे हैं इसमें थर्मोसेटिंग रेजिन फिनोल फॉर्मल्डिहाइड क्यों यूज होता है। आप समझिए, जो हम आपको बताए हैं उसमें एक एक पॉइंट हम बता रहे हैं, उसका मतलब है। हम आपको बताए हैं जो फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन है इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, 200 डिग्री टेम्परेचर पर मेल्ट करता है और फिर ये जो है अगेन 200 डिग्री टेम्परेचर पर रबर में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है। ठीक है ना। तो पैटर्न का टेम्परेचर 450 500 डिग्री टेम्परेचर सेट किया हुआ पैटर्न का टेम्परेचर है। अब जैसे ही ये कोटेड सैंड आएगा उसका कांटेक्ट में पूरा सैंड आपका रेजिन मेल्ट कर जाएगा। मेल्ट कर जाएगा मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे चारों तरफ, सेल फॉर्मेशन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और सडन विद इन 1-2 सेकेंड में, तो टेम्परेचर तो क्या होगा, जैसे 400 डिग्री टेम्परेचर है पैटर्न का, जैसे ही आपका सैंड कोटेड कोटेड सैंड आपका उसका कांटेक्ट में आएगा, टेम्परेचर थोड़ा ड्रॉप करेगा, क्योंकि सैंड तो आपको ठंडा है ना। तो जब गर्म के साथ में ठंडा का कांटेक्ट होगा तो वो टेम्परेचर ड्रॉप करेगा। उस टाइम में ये क्या करेगा, विद इन सेकेंड में पूरा खेल होता है। ये क्या 200 डिग्री से तो ऊपर रहेगा, 400 डिग्री पर अगर हमारा है पैटर्न हीटेड है, कितना भी कूल करेगा तो 250-300 पाएगा। ऐसा नहीं कि उसको 150 100 कर देगा। ठीक है ना। तो क्या इसका रेजिन का प्रॉपर्टीज क्या है, सडन जैसे ही पैटर्न का कांटेक्ट में कोटेड सैंड आएगा उसमें जो रेजिन मिला हुआ है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा चारों तरफ पैटर्न के, उसमें जो सेल फॉर्मेशन चारों तरफ जब डिस्ट्रीब्यूट हो गया उसके बाद उसी टेम्परेचर पे वो अगेन रबर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब रबर में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, सैंड पार्टिकल्स को चिपकाएगा अपने साथ। ठीक है ना। वो सेल फॉर्मेशन होगा। ये मैकेनिज्म समझ में आया सबको? कोई डाउट है इसमें क्या? इरफान, Yes, sir. सेल मोल्डिंग समझ में आ रहा है? इसमें पूरा जो गेम है किसका है?
रेजिन का, ठीक है ना। यस सर। और इस जी प्रोसेस में कुछ नहीं है, प्रोसेस में कुछ नहीं, बहुत सिंपल प्रोसेस है। जो आपको पार्ट बनाना है उसका पैटर्न होना चाहिए, पैटर्न को गर्म कर लेना है, और जो सैंड कोटिंग है, सैंड कोटिंग को एक बॉक्स में रख लेते हैं, उस बॉक्स के ऊपर में पैटर्न को माउंट कर देते हैं, उसके बाद हम बॉक्स को पलट देते हैं। पलटने में जी अब यहाँ पे पूरा क्या है, रेजिन का ही जो बाइंडर है फॉर्मल्डिहाइड, उसका प्रॉपर्टीज अपना होता है कि 200 डिग्री टेम्परेचर पर मेल्ट करता है, और अगेन कुछ टाइम के बाद में, कुछ टाइम चाहिए उसको, कुछ टाइम के बाद विद इन सेकेंड्स वो अगेन 200 डिग्री टेम्परेचर पर रबर में कन्वर्ट होने लगता है, ठीक है ना, जो सेल फॉर्मेशन करता है। क्लियर हुआ सबको? जी सर। नेक्स्ट प्रोसेस है आपका एक्सपेंडेड पॉलिस्टीरीन प्रोसेस। इसमें क्या है देखिए, uses a mold of sand packed around a polystyrene foam pattern which vaporizes when molten metal is poured into mold। इसका अदर नेम क्या है, लॉस्ट फोम प्रोसेस, लॉस्ट पैटर्न प्रोसेस, एवेपोरेटिव फोम प्रोसेस एंड फुल मोल्ड प्रोसेस, ठीक है ना। इसमें क्या क्या होता है, पॉलिस्टीरीन का फोम का मोल्ड बनाते हैं, और उसमें जब मेटल पोरिंग करेंगे तो मेटल का कांटेक्ट में आएगा तो फोम जो है गैस में बन के कन्वर्ट होके बाहर निकल जाएगा, और इसीलिए उसको लॉस्ट पैटर्न प्रोसेस बोलते हैं, पैटर्न बचेगा ही नहीं। तो इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, पैटर्न इसमें हर कास्टिंग के लिए अलग अलग पैटर्न बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। और इसका जो पैटर्न बनाएंगे, पॉलिस्टीरीन फोम का जो पैटर्न बनाएंगे, उसमें स्क्रू, राइजर, गेटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कोर्स पैटर्न में ही हम लोग बना के देते हैं अगर जरूरत है तो, अदरवाइज इसका जरूरत, इसमें जरूरत नहीं पड़ता, केवल पोरिंग स्क्रू का ही जरूरत पड़ता है, ठीक है ना। और मोल्ड जो है कोप और ड्रैग में दो दो पार्ट में नहीं बनाते हैं, है ना। देखो आपका फिगर इसमें दिया हुआ है, पहला वाला, इसमें क्या है, फोम का जो है पैटर्न बना के रेडी कर लिया, उसमें देखो पोरिंग कप भी दिया हुआ है, स्क्रू दिया हुआ है, फोम पैटर्न है। अब फोम पैटर्न बनाने के बाद में इस पे क्या करते हैं, जो फोम का पैटर्न है उसको सिलिका, सिलिका या कोई भी अदर मटेरियल जो रिफ्रैक्ट, जिसका अदर जो रिफ्रैक्टरी कंपाउंड है, जनरली सिलिका ही, सिलिका का कोटिंग करते हैं, फोम का पैटर्न पर सिलिका का कोटिंग करते हैं, ठीक है ना। ये देखो प्रोसेस है आपका, फोम पैटर्न इज प्लेस्ड इन मोल्ड बॉक्स, जो मोल्ड बॉक्स है उसमें फोम का पैटर्न रखा, एंड सैंड इज कॉम्पैक्टेड अराउंड द पैटर्न, ठीक है। इसमें आपका थर्ड 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 जो स्टेप है, molten metal is poured into the portion of the pattern that forms the pouring cup and screw. As the metal enters the mold, the polystyrene foam is vaporized, thus the resulting mold cavity is filled, ठीक है। इसमें जो है आप कौन सा सैंड यूज करेंगे, इसमें आपका क्वेश्चन होना चाहिए कौन सा सैंड यूज करेंगे, ठीक है ना। इसमें ग्रीन सैंड यूज करेंगे। कौन सा सैंड यूज करेंगे, ग्रीन सैंड। ग्रीन सैंड मोल्डिंग जो है बेंटोनाइट और ये सैंड है, ग्रीन सैंड यूज करके इसमें क्या करते हैं, ग्रीन सैंड भी यूज, कैसा भी सैंड बना सकते हो, मतलब सैंड मिक्सर होना चाहिए जो कि आपका इरोज न करे। उसमें पैटर्न को प्लेस करेंगे, फोम का पैटर्न को, उसके चारों तरफ कॉम्पैक्ट, मैनुअली प्रोसेस है, चारों तरफ जो है कॉम्पैक्शन करेंगे। उसके बाद में मेटल को पोर करेंगे, मेटल जैसे ही पोर करेंगे तो फोम का जो पैटर्न है वो वेपोरेट होके बाहर चला जाएगा, जो पैटर्न का जो शेप था उस शेप का जो है मेटल सोल्डिफाई होके कास्टिंग मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। यही प्रोसेस है। इसका एडवांटेज क्या है, पैटर्न नीड नॉट टू बी रिमूव फ्रॉम द मोल्ड। जब मोल्ड आप बनाएंगे
ग्रीन सैंड मोल्डिंग का जो सैंडमिक्स प्रिपरेशन करेंगे, उससे जब आपको मोल्ड बनाना है तो मोल्ड में फोम का पैटर्न आप प्लेस कर देंगे, है ना। अभी आपका क्वेश्चन यहाँ पे आना चाहिए कि फोम का पैटर्न कैसे बनाएंगे, फोम का पैटर्न कैसे बनाएंगे, वो भी एक क्वेश्चन सर है ना। मास्टर पैटर्न यूज करते हैं उसमें। एग्जैक्टली मास्टर पैटर्न का यूज करके फोम का पैटर्न बना लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में ग्रीन सैंड मोल्डिंग का जो ये रहेगा, वो प्रोसेस के थ्रू मैनुअली जो है इस पैटर्न को मोल्ड बॉक्स में रखेंगे। एक ही सिंगल बॉक्स का यूज करते हैं इसमें। हाँ, पिट मोल्डिंग का भी यूज कर सकते हैं इसमें। हेलो सर। पिट मो हाँ बोलिए। सर वो पैटर्न कैसे बनाता है सर, समझ नहीं आया। फोम का पैटर्न। जैसे कोर बनाते हैं ना, हाँ जैसे सर। कोर बॉक्स होता है, ऐसे ही मास्टर मोल्ड होता है, ठीक है ना। तो उसमें जो है फोम को पोरिंग करके और उसको सेट सेट होने के लिए रखते हैं, तो पैटर्न बन के रेडी हो जाता है। इसका पॉलिस्टीरीन का जो ये है प्रोसेस है पैटर्न बनाने का, पॉलिस्टीरीन को जो है दो तरह का है। सर एक्चुअली सबको लगता है पॉलीस्टीरीन सॉलिड है, तो वो चीज एक्सप्लेन कर दीजिए कि सॉलिड पॉलीस्टीरीन पहले लिक्विड होता है, उसको मतलब वो फिर बाद में सॉलिडिफाई होता है। हाँ वही चीज है, वही चीज है। तो इसको एक बार डिटेल में देख लेना, आजकल तो सब गूगल पे मिल जाएगा, ठीक है ना। मास्टर मोल्ड का यूज करते हैं, उसमें पॉलिस्टीरीन का पैटर्न कैसे बनाते हैं एक बार देख लेना, नहीं तो हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे ना तो हम लोग का कोर्स बहुत छूट जाएगा। अभी आप लोग के पास टाइम भी ज्यादा नहीं है ना। तो इसका एडवांटेज है, इसमें क्या है, पैटर्न मोल्ड में से रिमूव करने का जरूरत नहीं पड़ता है ना। दूसरा क्या है इसका, आपका मोल्ड मेकिंग प्रोसेस जो है फास्ट होता है, क्योंकि कोपर ड्रैग दो मोल्ड का जरूरत नहीं पड़ता है इसमें। डिसएडवांटेज है, हर बार इसको जितना कास्टिंग बनाएंगे नया पैटर्न का जरूरत पड़ेगा। और इसमें जो थोड़ा कॉस्टली प्रोसेस है, क्योंकि हर बार आपको पैटर्न बनाने का जरूरत पड़ता है, ठीक है। एप्लीकेशन क्या, ऑटोमोबाइल कास्टिंग में मास प्रोडक्शन पे जहाँ जरूरत है वहाँ यूज करते थे पहले, जनरली अब नहीं करते हैं, है ना। Automated and integrated manufacturing system are used to mold the polystyrene foam pattern and then feed them to the downstream casting operation. और नेक्स्ट हम लोग का मोल्ड मेकिंग प्रोसेस है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। जनरली देखिए, ये सब प्रोसेस में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल जानने का जरूरत है नहीं, आपको बेसिक मालूम होना चाहिए। अभी जनरली 3 से 4 प्रोसेस सारा इंडस्ट्री, फाउंड्री इंडस्ट्री जो फॉलो कर रही है। ग्रीन सैंड मोल्डिंग मैक्सिमम मिलेगा आपको, और डाई कास्टिंग आपको अच्छे सीखना है, लो प्रेशर डाई कास्टिंग, हाई प्रेशर डाई कास्टिंग, और वैक्यूम कास्टिंग आपको अच्छे से सीखना है। वैक्यूम कास्टिंग अभी स्टार्ट हुआ है, काफी काफी जगह चल रहा है, अच्छा चल रहा है। ठीक है, हम लोग ये इन्वेस्टमेंट कास्टिंग कल सुबह 8 बजे मिलते हैं, ठीक है ना। कल सुबह 8 बजे इन्वेस्टमेंट कास्टिंग बताएंगे, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और बहुत सारा प्रोसेस है ना इसमें। कल मोल्डिंग प्रोसेस कोशिश करेंगे खत्म करने का। मोल्डिंग प्रोसेस कल खत्म कर देंगे, ठीक है। और कोई किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। उस दिन कोई पूछे थे ना क्या, कास्ट आयरन जो है सॉलिड कूलिंग के बाद में। बढ़ जाता है। हाँ हाँ, कौन पूछा था। वो सर विक्टर वो है नहीं अभी। अच्छा अच्छा, उसका मैन वही है क्लास कार्बन। हाँ, जी। ग्रेफाइटाइजेशन है, कूलिंग कर्व जो उनको हम बोले थे, कूलिंग कर्व को पढ़ना। तो वो कूलिंग कर्व से ही रिलेशन है उसका। जितना कार्बन परसेंटेज ज्यादा रहेगा ग्रेफाइट में, ग्रेफाइट फ्लेक्स जो होता है ना,
देखिए कास्ट आयरन क्या होता है, जब कूल करेंगे तो क्या होगा, उसमें कॉन्ट्रैक्शन भी होगा और क्या क्या होगा बोलो, कूलिंग पे क्या क्या होता है, एक्सपेंड भी करेगा और कॉन्ट्रैक्ट भी करेगा, कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, एक्सपेंड एक्सपेंड भी करता है, ठीक है ना। अब ग्रेफाइट फ्लेक्स का नेचर होता है, उसमें कार्बन कंटेंट कंटेंट जितना ज्यादा रहेगा उतना ही वो जो है एक्सपेंड करेगा। एक्सपेंड करेगा एक तरह से अच्छा भी है, अच्छा क्या है, इसमें जो है जो श्रिंकेज डिफेक्ट को मिनिमाइज करता है, ठीक है ना, जो श्रिंकेज डिफेक्ट आता है उसको मिनिमाइज करता है, एक्सपेंड जो करता है मिनिमाइज करता है। इसके लिए बहुत सारा प्रोसेस है आपका, कितना एक्सपेंड कर रहा है इसके लिए बहुत सारा एक्सपेरिमेंट है आपका, तो वो एक्सपेरिमेंट में डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, वो है ही नहीं क्लास में ना आज। यस सर, नहीं है। चलिए ठीक है ना, कल हम लोग मिलते हैं फिर, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू। ये पीयूष को क्या निशांत बाबू? पधारो निफ्ट में निशांत बाबू। अच्छा गाना है भाई, बहुत अच्छा गाना सिंगर। মুরসালিম কি হচ্ছে এটা? বলছি बोलो। अरे इरफान को कितना हैंडसम लग रहा है भाई। कमाल। लुंगी डांस चल रहा है भैया, आ जाओ। कितना जल्दी क्लास खत्म किया? 1 घंटे। इरफान इरफान को ही इरफान लेफ्ट हो गया। ये राज कौन है रे? राज खत्म हो गया क्लास। हेलो। हाँ खत्म हो गया गौरव भाई। अरे भाई खत्म हो गया, ठीक है। रंजित पीछे से क्या देख रहा है रंजित? ए गौरव भाई, राज कौन है रे? राज रजत है, रजत। रजत है, रजत रजत राज बन के आता है। रजत नहीं है, हम है, गौरव है और रजत है और एक राज है। राज रजत है। लैपटॉप लैपटॉप में लैपटॉप पे कनेक्ट किया है। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है चलो कल मिलते हैं। এ আমার रजत सो गया क्या? আমার এক মাসের ট্রানজাকশনটা দেখ পেটিএম এ 10 লাখ। ठीक है चलो।